क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे अमीर साम्राज्य बेबीलोन किसी उपजाऊ घाटी या सोने की खान पर नहीं, बल्कि रेगिस्तान की सूखी रेत पर सिर्फ इंसानी दिमाग की कूटनीति से खड़ा किया गया था। प्राचीन बेबीलोन के चारों तरफ गगनचुंबी दीवारें थीं, सोने से चमकते हुए महल थे और दुनिया की सबसे आलीशान इमारतें थीं। लेकिन उसी साम्राज्य के कोने में धूल से भरी एक सड़क पर खड़े होकर बंसीर नाम का एक रथ बनाने वाला इंसान अपनी अधूरी बनी गाड़ी को देख रहा था। उसका औजार वहीं जमीन पर पड़ा था और उसका चेहरा उदासी से घिरा हुआ था। उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी, जो कि एक संगीतकार था, उसके पास आया और उसने कहा, बंसीर, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे हाथ में तो वो हुनर है जो राजाओं के लिए रथ बनाता है, फिर तुम काम छोड़कर इस तरह उदास क्यों बैठे हो? बंसीर ने अपने दोस्त की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी हताशा थी। उसने कहा, कोबी, आज रात मेरे पास अपनी जेब में एक भी तांबे का सिक्का नहीं है। हम दोनों पिछले 20 सालों से इस बेबीलोन की धूप में दिन रात पसीना बहा रहे हैं। तुम अपना मधुर संगीत बजाते हो, मैं लकड़ी और लोहे को तराश कर आलीशान रथ बनाता हूँ, लेकिन हर महीने का अंत होते होते हमारी जेबें फिर से खाली मिट्टी के कटोरे जैसी हो जाती है। हम जो भी कमाते हैं वो अनाज, मकान के किराए और कपड़ों में पानी की तरह बह जाता है। जरा देखो उन अमीर व्यापारियों को जो सोने के रथों में घूम रहे हैं। क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी धूल में काम करते करते खत्म हो जाएगी? हम दूसरों के लिए सोने के महल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना घर आज भी खाली है। दोस्तों, बंसीर और कोबी का यह दर्द आज से 4000 साल पुराना जरूर है, लेकिन यह आज के आधुनिक कॉरपोरेट युग का भी सबसे बड़ा और क्रूर सच है। आज का मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल भी ठीक इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। आप हफ्ते के 6 दिन के 10 से 12 घंटे ऑफिस में अपने दिमाग और शरीर को निचोड़ते हैं। आप कोडिंग करते हैं, सेल्स क्लोज करते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करते हैं। लेकिन महीने की 1 तारीख को जो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, वो 10 तारीख आते आते क्रेडिट कार्ड के बिल, घर की EMI, बच्चों की स्कूल फीस और पेट्रोल के खर्चों में इस तरह लुप्त हो जाती है जैसे रेगिस्तान की रेत पर पानी की एक बूंद। जॉर्ज एस क्लासन अपनी कार्ल जे किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में कहते हैं कि यदि आप कमाने के बावजूद हर महीने वित्तीय तनाव से गुजर रहे हैं, तो आप आज भी एक मानसिक गुलाम हैं। अगर आप आज काम करना बंद कर दे, तो 3 महीने के भीतर आपका पूरा लाइफस्टाइल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बंसीर और कोबी ने उस धूल भरी सड़क पर खड़े होकर फैसला किया कि वे अब और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि वे अमीर बनने के उस गुप्त विज्ञान को सीखेंगे जो मेहनत से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। वे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अर्कद के पास पहुंचे। अर्कद कभी कोई राजा या राजकुमार नहीं था। वो एक साधारण मुंशी था जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखने का काम करता था। लेकिन उसने पैसे के उस गुप्त मनोविज्ञान और भौतिकी को क्रैक कर लिया था जो उसे एक छोटे से कमरे से उठाकर बेबीलोन का सबसे शक्तिशाली वेल्थ मैग्नेट बना चुका था। अर्कद ने पूरी दुनिया के सामने यह साबित किया कि दौलत कमाना कोई किस्मत का खेल या ईश्वर का वरदान नहीं है। यह प्रकृति के कुछ कड़े और अटूट गणितीय नियमों का पालन करने का सीधा नतीजा है। जरा खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने की मशीन बन चुके हैं? जिस बैंक से आपने लोन लिया है, जिस ब्रांड के कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस मकान में आप रह रहे हैं, आप अपनी मेहनत का हर 1 रुपया उन सबको ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपकी खुद की दौलत का अभेद्य किला कहाँ है? पैसे कमाने और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ऐसा गुप्त गणित है जो दुनिया के 99% लोगों से जानबूझकर छुपाया जाता है ताकि वे जीवन भर एक कॉरपोरेट गुलाम बने रहें। और उस गणित का सबसे पहला और सबसे क्रूर नियम शुरू होता है उस एक सिद्धांत से जिसे अर्कद कहते हैं, खुद को भुगतान करने का अखंड नियम। जब आप अपनी सैलरी मिलने के बाद मकान मालिक, दूध वाले और इंटरनेट कंपनी का बिल चुकाते हैं, तो आप वास्तव में उन सबको अमीर बना रहे होते हैं। खुद को छोड़कर सुनचू की सेना की तरह धन संचय की शुरुआत दुश्मन के इलाके से अपने हिस्से का रसद छीनने से होती है। अर्कद कहते हैं, मुझे अमीर बनने का रास्ता तब मिला जब मैंने यह तय कर लिया कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा उसका एक हिस्सा हमेशा मेरा अपना होगा। जॉर्ज एस क्लासन इस यात्रा के दूसरे भाग में उस बुनियादी भूल को उजागर करते हैं जिसके कारण लाखों लोग जीवन भर कमाने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं। इसे हम कहते हैं खुद को सबसे पहले भुगतान करने का सिद्धांत।
जब अर्कद एक साधारण मुंशी की तरह मिट्टी की पट्टियों पर लिखने का काम करते थे, तब उनकी मुलाकात अल्गामिश नाम के एक बेहद अमीर और कड़क साहूकार से हुई। अल्गामिश ने अर्कद को देर रात तक काम करने के बदले धन के मनोविज्ञान का सबसे पहला नियम सिखाया। अल्गामिश ने अर्कद की आंखों में आंखें डालकर पूछा, अर्कद, तुम हर महीने जो कुछ भी कमाते हो, उसमें से तुम्हारा अपना कितना है? अर्कद ने हैरान होकर जवाब दिया, सर, जो कुछ मैं कमाता हूँ वो मेरा ही तो है। अल्गामिश हंसा और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मूर्ख, तुम जो कमाते हो वो दर्जी का है जो तुम्हारे कपड़े सिलता है, वो चर्मकार का है जो तुम्हारे जूते बनाता है, वो उस अन्नदाता का है जिससे तुम भोजन खरीदते हो। तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो और उन्हें उनका हिस्सा दे रहे हो। मुझे बताओ, पिछले 1 साल की मेहनत के बाद तुमने खुद की तिजोरी में क्या बचाया? अर्कद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अल्गामिश ने तब धन का वो पहला स्वर्ण नियम दिया जो आज भी धनवानों का सबसे बड़ा गुप्त फॉर्मूला है। तुम जो कुछ भी कमाते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा पूरी तरह से तुम्हारा अपना होना चाहिए, चाहे आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हो या 2 लाख रुपए। जैसे ही पैसा आपके हाथ में आए, उसका न्यूनतम 10% हिस्सा आपको तुरंत अलग कर देना होगा। वो पैसा आपके दैनिक खर्चों, आपकी सुख सुविधाओं या आपके किसी भी शौक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो आपका बीज धन है जिसे आपको अपनी जमीन में बोना है। आज के आधुनिक समाज में लोग इस नियम को पूरी तरह उल्टा लागू करते हैं। वे पहले अपनी सैलरी लेते हैं, फिर अपनी इच्छाओं के अनुसार खर्च करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियों में उड़ाते हैं और महीने के अंत में अगर कुछ बच जाता है तो उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन सच यह है कि महीने के अंत में कभी कुछ नहीं बचता। आपकी आय चाहे कितनी भी बढ़ जाए, आपका मन नए नए खर्च ढूंढ ही लेता है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अचानक एक महंगा फोन ले लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी की EMI शुरू कर देते हैं या किसी महंगे कैफे में जाने लगते हैं। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अर्कद कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा खुद को पे करना शुरू करते हैं, आपकी जेब खुद ब खुद भारी होने लगती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 90% पैसे में भी आपकी जिंदगी ठीक वैसे ही चलती है जैसे 100% में चल रही थी। आपका शरीर और आपका दिमाग उस कमी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अपनी जेब में उस 10% पैसे को रोकना तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तब आती है जब आपका मन आपसे कहता है कि थोड़ा सा खर्च बढ़ा लेने से क्या फर्क पड़ेगा। आपके आसपास के लोग आपको दिखावे की उस अंधी दौड़ में खींचने की कोशिश करते हैं जहां हर इंसान अपनी हैसियत से बड़ा दिखने का ढोंग कर रहा है। यहीं पर अर्कद खाली पर्स को धन से भरने का दूसरा सबसे कड़ा और व्यावहारिक इलाज बताते हैं, यानी अनिवार्य खर्चों के उस बड़े भ्रम को तोड़ना जो आपके पैसे को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। एक बहुत बड़ा सच जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां और विज्ञापन आपसे छुपाते हैं वो यह है, आपके खर्चे कभी आपकी जरूरतों के हिसाब से नहीं बढ़ते, वे हमेशा आपकी औकात के हिसाब से फैलते हैं। अर्कद बेबीलोन के नागरिकों के सामने खड़े होकर कहते हैं, हमारी आदतें एक ऐसे दलदल की तरह है जो जितना पानी मिले उतना ही और गहरा होता जाता है। जब तक आप अपनी इच्छाओं का गला नहीं घोंटेंगे तब तक आपकी तिजोरी कभी भारी नहीं हो सकती। जॉर्ज एस क्लासन इस तीसरे भाग में मध्यम वर्ग के सबसे बड़े मानसिक ट्रैप का फॉरेंसिक विश्लेषण करते हैं। इसे हम कहते हैं अनिवार्य खर्चों का भ्रम या व्यय नियंत्रण का नियम। जब बेबीलोन के राजा ने अर्कद से कहा कि वे शहर के 100 सबसे गरीब लोगों को अमीर बनने की कला सिखाएं, तो अर्कद ने उन नागरिकों को अपने सामने बिठाया। अर्कद ने पहली कतार में बैठे एक व्यक्ति से पूछा, तुम क्या काम करते हो और तुम्हारी आय कितनी है? उसने जवाब दिया, मैं एक मोची हूँ और मेरी आय बहुत कम है। अर्कद ने दूसरी कतार के व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी आय कितनी है? उसने कहा, मैं एक राजकीय क्लर्क हूँ और मेरी आय इस मोची से 3 गुना ज्यादा है। अर्कद मुस्कुराए और उन्होंने पूरी सभा की तरफ देखकर एक क्रांतिकारी सवाल पूछा, अगर यहाँ बैठे हर व्यक्ति की आय अलग अलग है, कोई कम कमाता है तो कोई बहुत ज्यादा, तो फिर ऐसा क्यों है कि महीने के अंत में आप सभी के पर्स एक समान रूप से खाली होते हैं? क्या आप सभी के खर्चे एक जितने ही अनिवार्य हैं? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अर्कद ने मिट्टी की एक पट्टी उठाई और धन का दूसरा सबसे कड़ा सच लिखा, उन खर्चों को जिन्हें हम अनिवार्य या जरूरी कहते हैं, अगर गहराई से न जांचा जाए तो वे हमेशा हमारी आय के बराबर पहुंच जाते हैं। मानव मनोविज्ञान का यह आदिम स्वभाव है
कि जैसे ही हमारी जेब में पैसा बढ़ता है, हमारी इच्छाएं रातों रात जरूरतों का मुखौटा पहन लेती है। जब आपकी सैलरी कम थी, तब बाइक से दफ्तर जाना आपकी जरूरत थी। जैसे ही सैलरी बढ़ी, कैब या बड़ी कार से जाना आपकी अनिवार्य जरूरत बन गया। जब आपके पास कम पैसे थे, तब घर का सादा खाना पर्याप्त था। जैसे ही पैसे बढ़े, हर वीकेंड पर महंगे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना आपकी लाइफस्टाइल की जरूरत बन गया। अर्कद कहते हैं कि यह जरूरत नहीं, बल्कि आपके अनियंत्रित मन का लालच है। आज की पूरी कंज्यूमर मार्केटिंग इसी मनोविज्ञान पर टिकी है। विज्ञापन आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप एक खास ब्रांड का जूता नहीं पहनेंगे या एक खास EMI पर नया आईफोन नहीं खरीदेंगे, तो समाज में आपका कोई स्टेटस नहीं रहेगा। आप उन चीजों को खरीदने के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटे बेच रहे हैं, जिनकी आपको वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते। अर्कद का दूसरा इलाज बहुत सीधा और क्रूर है। अपनी हर एक इच्छा को कागज पर लिखिए। उनमें से उन 10% खर्चों को तुरंत काट दीजिए जो आपकी शारीरिक सुरक्षा और बुनियादी जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है। अपने बजट को एक जेल मत समझिए, इसे अपनी दौलत का एक प्रोटेक्टिव शील्ड समझिए जो आपके पैसे को व्यर्थ की इच्छाओं के हाथों लूटने से बचाता है। याद रखिए, अमीर दिखने और वास्तव में अमीर होने में जमीन आसमान का अंतर है। जो इंसान दिखावे के लिए अपनी जेब खाली करता है, वो समाज की नजरों में चाहे जितना बड़ा दिखे, वित्तीय रूप से वो एक बेहद खोखला और असुरक्षित मोहरा है। जब आप अपने खर्चों का गला घोंटकर उस बचे हुए 10% और 20% पैसे को एक सुरक्षित फंड में जमा कर लेते हैं, तो वो पैसा तिजोरी में सड़ने के लिए नहीं है। सुन त्सू की सेना की तरह उस पैसे को आपको युद्ध पर भेजना होगा ताकि वो आपके लिए नए क्षेत्रों को फतह कर सके। इसे अर्कद कहते हैं सोने के बच्चों को काम पर लगाना। तो फिर अपने पैसे को एक गुलाम की तरह काम पर कैसे लगाया जाता है? कंपाउंडिंग का वो प्राचीन गणित क्या है जो आपके सो जाने के बाद भी आपकी संपत्ति को 24 घंटे बढ़ाता रहता है? असली अमीर वो इंसान नहीं है जिसकी तिजोरी में लाखों रुपए बंद पड़े हैं। असली अमीर वो है जिसके पैसे रात को सोते समय भी उसके लिए नए पैसे पैदा कर रहे हैं। अर्कद अपने शिष्यों को देखते हैं और कहते हैं, एक सोने का सिक्का सिर्फ एक मृत धातु नहीं है, वो एक जीवित गुलाम है जिसके भीतर हजारों नए गुलामों को जन्म देने की जैविक क्षमता छिपी हुई है। जॉर्ज एस क्लासन इस चौथे भाग में धन संचय के सबसे शक्तिशाली इंजन को एक्टिव करते हैं। इसे हम आधुनिक फाइनेंस की भाषा में कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग या सोने के बच्चों को काम पर लगाने का नियम। जब अर्कद ने सफलतापूर्वक अपनी आय का 10% हिस्सा बचाना शुरू किया और अपने खर्चों पर काबू पा लिया, तो 1 साल बाद अल्गामिश उनसे दोबारा मिलने आया। अल्गामिश ने पूछा, अर्कद, तुमने उस बचाए हुए धन का क्या किया? अर्कद ने बड़े गर्व से कहा, सर, मैंने वो सारा पैसा एजमुर नाम के एक ईंट बनाने वाले को दे दिया है। वो समंदर पार कूटनीतिक यात्रा पर गया है और वहां से मेरे लिए फिनिशिया के दुर्लभ जवाहरात खरीद कर लाएगा। जब वो उन्हें यहाँ बेचेगा तो हम मुनाफे को आधा आधा बांट लेंगे। अल्गामिश आग बबूला हो गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और चिल्लाया, मूर्ख, तुमने एक ईंट बनाने वाले पर भरोसा किया कि वो जवाहरातों की परख करेगा। क्या तुम सितारों का ज्ञान लेने के लिए किसी कसाई के पास जाओगे? तुमने अपने पूरे 1 साल की मेहनत के पेड़ को उसकी जड़ों से ही उखाड़ फेंका है। तुम्हारा वो पैसा डूब चुका है। और अल्गामिश की बात सच साबित हुई। फिनिशिया के व्यापारियों ने एजमुर को कांच के टुकड़े थमा दिए थे और अर्कद की पूरी जमा पूंजी एक झटके में नष्ट हो गई थी। अर्कद रोए नहीं। उन्होंने सुन त्सू के योद्धा की तरह अपनी गलती से सीखा। उन्होंने अगले 1 साल तक फिर से 10% बचाया और इस बार उन्होंने अपना पैसा अग्गर नाम के एक हाल बनाने वाले कारीगर को दिया जो कांसे के कच्चे माल को खरीदने के लिए लोन ढूंढ रहा था। अग्गर हर महीने अर्कद को उस लोन के बदले एक तयशुदा और सुरक्षित ब्याज चुकाने लगा। अर्कद ने तब अल्गामिश को बताया, सर, इस बार मेरा पैसा मुझे हर महीने चांदी के नए सिक्के कमा कर दे रहा है। अल्गामिश ने मुस्कुराते हुए एक बेहद गहरा सवाल पूछा, और अर्कद, तुम उन चांदी के नए सिक्कों का क्या करते हो? अर्कद ने कहा, मैं उन सिक्कों से हर हफ्ते शहद, अच्छी वाइन और बेहतरीन कपड़े खरीदता हूँ। अल्गामिश ने अर्कद का कंधा पकड़कर कहा, तुम फिर वही भूल कर रहे हो। तुम अपनी सेना के बच्चों को पैदा होते ही खा रहे हो। तुम्हें उन चांदी के सिक्कों को भी वापस काम पर लगाना होगा ताकि वे तुम्हारे लिए सोने के नाती पोते पैदा कर सकें।
जब तुम्हारी यह स्वर्ण सेना कई पीढ़ियों तक कंपाउंड होगी, तब जाकर तुम बिना किसी डर के मनचाहा खर्च कर पाओगे। इस नियम का सीधा सा अर्थ यह है कि अमीर होने का असली पैमाना आपकी लीनियर इनकम, यानी जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, नहीं है। असली पैमाना आपका एसेट बेस है। यदि आप केवल अपने एक्टिव काम पर निर्भर है, तो आप एक ऐसे किसान हैं जो हर दिन कुआं खोदता है और पानी पीता है। आपको अपने बचाए हुए पैसों को ऐसे एसेट्स जैसे डिविडेंड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या रेंटल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना होगा, जहां आपका पैसा हर सेकंड आपके लिए काम करे। जब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे का मुनाफा खुद नए मुनाफे को पैदा करने लगता है, तो आपकी वेल्थ की ग्रोथ लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अपनी वित्तीय रणनीति को इस तरह डिजाइन कीजिए कि आपका हर एक बचाया हुआ रुपया 24 घंटे बिना थके, बिना छुट्टी लिए आपके साम्राज्य के लिए कूटनीतिक लड़ाइयां लड़े। पैसे को अपना भगवान मत बनाओ, पैसे को अपना सबसे वफादार और क्रूर गुलाम बनाओ। लेकिन अरकत कहते हैं कि जब आपका पैसा आपके लिए बच्चे पैदा करने लगता है, तो अचानक आपके आसपास कई ऐसे लुभावने, फर्जी और हाई रिस्क रास्ते आते हैं जो आपकी पूरी मेहनत की कमाई को एक झटके में लील सकते हैं। आपको बाजार के उन बहकावे वाले, ईंट बनाने वालों से खुद को बचाना होगा। तो फिर अपने निवेश को डूबने से कैसे बचाएं? इन्वेस्टमेंट का वो कौन सा फौलादी सुरक्षा चक्रव्यूह है जिसके बिना हर नया निवेशक बाजार के शार्क और स्कैमर्स का शिकार बन जाता है? अगर आपको अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना हो, तो क्या आप किसी दर्जी के पास जाएंगे? नहीं ना। तो फिर अपने खून पसीने की कमाई को इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने पड़ोसियों, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और नौसिखिए दोस्तों की सलाह क्यों लेते हैं? अरकत कहते हैं, धन की रक्षा का पहला नियम यह है कि मूलधन पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। अत्यधिक मुनाफे के लालच में आकर अपनी पूंजी को खतरे में डालना वित्तीय आत्महत्या है। जॉर्ज एस क्लासन इस 5वें हिस्से में आपकी संचित पूंजी के चारों तरफ एक अभेद्य किला खड़ा करने का विज्ञान सिखाते हैं। इसे हम रिस्क मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड एसेट सिक्योरिटी, या सुनार बनाम ईंट बनाने वाले का सबक। अरकद ने जब एजमुर नाम के ईंट बनाने वाले को जवाहरात खरीदने के लिए पैसे दिए थे, तो उन्होंने धन का चौथा सबसे बड़ा इलाज सीखा, अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ। आज के बाजार में आपके आसपास कई ऐसे एजमुर घूम रहे हैं। कोई आपको किसी नई क्रिप्टोकरेंसी में रातों रात पैसा 10 गुना करने की स्कीम बेचेगा, कोई आपको स्टॉक मार्केट की ऐसी सीक्रेट टिप देगा जिसके बारे में उसे खुद कोई बुनियादी समझ नहीं है, तो कोई आपको किसी पूंजी स्कीम या फर्जी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में फंसाने की कोशिश करेगा। ये आधुनिक युग के ईंट बनाने वाले हैं जो खुद वित्तीय रूप से असुरक्षित है, लेकिन आपको अमीर बनने की सलाह दे रहे हैं। सुनचू की तरह अरकत भी मानते हैं कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी आक्रामक रणनीति से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। निवेश करने का सबसे पहला कड़ा पैमाना यह होना चाहिए कि क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100% सुरक्षित है। यदि रिटर्न बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मूलधन के डूबने का जोखिम 50% है, तो एक समझदार वेल्थ बिल्डर उस रास्ते पर कभी पैर नहीं रखता। आपको केवल उस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज आपके पास है, या फिर उन लोगों की सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड के प्रामाणिक और पुराने सुनार हैं। इसी के साथ हरकत 5वां इलाज जोड़ते हैं, अपने निवास स्थान को एक लाभदायक निवेश बनाओ। जब आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मकान मालिक को किराया चुकाने में बिता देते हैं, तो वो पैसा आपके एसेट कॉलम से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अरकत कहते हैं कि हर इंसान के पास एक ऐसी जमीन या ऐसा आशियाना होना चाहिए जिसे वो गर्व से अपना कह सके। जब आप एक निश्चित लोन या बजट के तहत अपने घर के मालिक बनते हैं, तो आपका मानसिक तनाव कम होता है और आपके बच्चों के पास एक स्थायी सुरक्षा कवच होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह घर आपकी औकात के बजट के भीतर होना चाहिए, न कि दिखावे की कोई ऐसी भारी EMI जो आपके बचे हुए 10% निवेश के पैसे को भी निगल जाए। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक सर्वे कीजिए। क्या आपने अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगा रखा है जहां जोखिम बहुत ज्यादा है और उसकी सलाह किसी नौसिखिए ने दी थी? बाजार के इन फर्जी ईंट बनाने वालों से अपनी दूरी तुरंत बना लीजिए। अपनी संपत्ति को धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से बढ़ाना ही असली कूटनीति है। जब आप अपनी पूंजी को सुरक्षित कर लेते हैं और अपने सिर पर एक स्थायी छत खड़ी कर लेते हैं, तो आप भविष्य की उस अनिश्चितता को भी बांध लेते हैं जिसे दुनिया बुढ़ापा या संकट कहती है। और यहीं से शुरू होता है
आपके भविष्य की सुरक्षा का वो गुप्त चक्रव्यूह जिसे समय का कोई भी क्रूर डाकू भेद नहीं सकता। तो फिर उस लॉन्ग टर्म वेल्थ एंकर, फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को कैसे डिजाइन किया जाता है, जो आपके बूढ़े हो जाने पर या आपकी शारीरिक क्षमता खत्म हो जाने के बाद भी आपकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करता रहे। समय एक ऐसा क्रूर डाकू है जो हर दिन आपकी शारीरिक ताकत और कमाने की क्षमता को थोड़ा थोड़ा करके चुरा रहा है। अर्कद अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, एक बुद्धिमान सेनापति केवल आज की धूप का इंतजार नहीं करता, वो आने वाली बर्फीली रातों के लिए भी ईंधन इकट्ठा करके रखता है। जब तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारे हाथ कांपने लगेंगे, तब तुम्हारी स्वर्ण सेना ही तुम्हारी हाल बनेगी। जॉर्ज एस क्लासन इस छठे भाग में समय के क्रूर सच को पैसे के मनोविज्ञान के साथ जोड़ते हैं। इसे हम वेल्थ मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट आर्किटेक्चर या भविष्य की आय सुनिश्चित करने का नियम। अर्कद ने बेबीलोन के नागरिकों के सामने एक बहुत ही गहरी और कड़वी मानवीय सच्चाई रखी। उन्होंने कहा, जरा अपने आसपास देखो, वो बूढ़ा कारीगर जो कभी बेबीलोन की दीवारों पर भारी पत्थर उठाता था, आज बाजार के कोने में बैठकर भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसके हाथों में ताकत थी, उसने सिर्फ आज के दिन को देखा। उसने यह नहीं सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका शरीर उसका साथ छोड़ देगा और समय का रथ उसे बूढ़ा और लाचार बना देगा। अर्कद का छठा इलाज बहुत सीधा है, भविष्य की आय के लिए पहले से ही प्रावधान करके रखो। दफ्तर की इस आपाधापी में 90% युवा और वर्किंग प्रोफेशनल्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वे अपनी वर्तमान सैलरी और अपनी युवावस्था के घमंड में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बोनस, उनके स्टॉक ऑप्शंस और उनकी यह हाई पेइंग जॉब जीवन भर ऐसे ही चलती रहेगी। वे भूल जाते हैं कि बाजार का एक मंदी का दौर, कोई गंभीर बीमारी या सिर्फ तकनीक का एक नया बदलाव जैसे एआई और ऑटोमेशन उनकी पूरी कमाने की क्षमता पर एक झटके में पूर्ण विराम लगा सकता है। सुन त्zu कहते हैं कि युद्ध में सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यदि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी एक नौकरी या आपके एक्टिव काम पर टिकी है, तो आप एक भयानक कूटनीतिक जोखिम पर जी रहे हैं। आपको आज ही एक ऐसा भविष्य का अभेद्य किला खड़ा करना होगा जो आपकी भौतिक उपस्थिति के बिना भी बढ़ता रहे। इसके लिए अर्कद दो बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताते हैं। सुरक्षित संपत्तियों का संचय यानी एक्यूमुलेशन ऑफ यील्ड बेयरिंग एसेट्स, ऐसे एसेट्स में लगातार निवेश करना जो समय के साथ अपने आप कंपाउंड होते हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, इंडेक्स फंड्स या रियल एस्टेट जो आपको बुढ़ापे में परमानेंट पैसिव रेंटल इनकम दे सके। परिवार की सुरक्षा का चक्रव्यूह यानी फैमिली प्रोटेक्शन शील्ड, अपनी पूंजी का एक ऐसा हिस्सा अलग रखना जिसे कोई भी छू न सके, ताकि आपके अचानक चले जाने के बाद भी आपका परिवार उसी सम्मान और गरिमा के साथ जी सके जिसके वे हकदार है। अपने फाइनेंशियल डैशबोर्ड को खोल कर देखिए। अगर कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए या आपका बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाए, तो आप और आपका परिवार कितने महीनों तक बिना किसी से कर्ज लिए सरवाइव कर सकते हैं? अगर जवाब 1 साल से कम है, तो आप युद्ध के मैदान में बिना कवच के घूम रहे हैं। भविष्य को सुरक्षित करने के बाद भी एक अंतिम स्किल्स बचती है, जिसके बिना ये सारे नियम अधूरे हैं। वो स्किल्स है अपनी खुद की कीमत और कमाने की क्षमता को बढ़ाना। किस्मत की देवी कभी आलसी और कामचोर लोगों के पास नहीं जाती, वो केवल उसी एक इंसान के गले में माला डालती है जो अवसरों को पकड़ना और अपनी औकात को बढ़ाना जानता है। तो फिर किस्मत की देवी को अपनी तरफ आकर्षित करने का वो कड़ा कूटनीतिक नियम क्या है? कैसे एक साधारण इंसान अपनी कमाने की क्षमता को 10 गुना बढ़ाकर बाजार का सबसे महंगा एसेट बन जाता है? अगर आप सोचते हैं कि दुनिया के अमीर लोग सिर्फ अपनी अच्छी किस्मत की वजह से उस मुकाम पर है, तो आप किस्मत की देवी के सबसे बड़े नियम से अनजान हैं। किस्मत की देवी कोई ऐसी अंधाधुंध हवा नहीं है जो जुए के अड्डों या लॉटरी के टिकटों पर बरसती है। वो एक बेहद तार्किक कूटनीतिज्ञ है जो सिर्फ उसी के पास ठहरती है जो अवसर के सामने आते ही बिना एक सेकंड गवाए अपनी पूरी ताकत से प्रहार करता है। जॉर्ज एस क्लासन इस 7वें हिस्से में भाग्य के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करते हैं, जिसे अर्कद ने बेबीलोन के सराय में बैठे व्यापारियों के सामने साबित किया था। इसे हम स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन की भाषा में कहते हैं द डिसीसिविटी मैट्रिक्स या अवसर को पकड़ने का नियम। बेबीलोन के सराय में लोग अक्सर इकट्ठा होकर बहस करते थे कि किस्मत क्या है। कुछ लोग सोचते थे कि जुए की टेबल पर पासा सही गिर जाना अच्छी किस्मत है। अर्कद ने उन्हें टोकते हुए कहा, जुए की टेबल पर जीतने वाला कभी अमीर नहीं बनता,
क्योंकि वो पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से विनाश लेकर जाता है। किस्मत की देवी वास्तव में केवल उन्हीं लोगों पर मेहरबान होती है जो टाल मटोल की आदत को अपने भीतर से पूरी तरह मार चुके होते हैं। अर्कद ने तब कमाने की क्षमता को बढ़ाना यानी पैसे का सातवां इलाज समझाया। अपॉर्चुनिटी हर इंसान की जिंदगी में आती है। आपके सामने भी कई बार कोई नया बिजनेस आइडिया, कोई नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू या करियर को स्विच करने का कोई बड़ा मौका आया होगा, लेकिन उस पल आपका डर, आपकी झिझक और आपका यह सोचना कि मैं इसे कल करूंगा आपके पैर पीछे खींच लेता है। अर्कद कहते हैं कि जब आप किसी अवसर के सामने आने पर संकोच करते हैं तो आपका अपना अहंकार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अवसर कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वो आता है, एक सेकंड के लिए रुकता है और हमेशा के लिए उड़ जाता है। अपनी कमाने की क्षमता को 10 गुना करने के लिए आपको 2 कड़े कदम उठाने होंगे। विशिष्ट ज्ञान का अपग्रेडेशन यानी मास्टरी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक साधारण मोची जो सिर्फ जूते सिलना जानता है, उसकी आय हमेशा सीमित रहेगी, लेकिन वो मोची जो दुर्लभ और आलीशान डिजाइन के जूते बनाने की कला सीख लेता है, उसकी वैल्यू बाजार में अपने आप बढ़ जाती है। आपको अपने फील्ड का एलीट 1% एक्सपर्ट बनना होगा। टैक्टिकल डिसिसिविटी यानी टैक्टिकल डिसाइसिविटी। जब डेटा और फैक्ट्स आपके पक्ष में हों तो फैसले लेने में महीनों मत लगाइए। जो इंसान तुरंत एक्शन लेता है, बाजार की लहरें उसे अपने आप सबसे ऊपर ले जाती है। अपनी वर्तमान स्किल्स की लिस्ट देखिए। क्या आप पिछले 3 साल से उसी पुरानी तकनीक या नॉलेज बेस पर जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी कमाने की क्षमता को खुद ही जंग लगा रहे हैं। बाजार केवल उसी को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है। जब आप अवसरों को पकड़ना और अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाना सीख जाते हैं, तो आपके पास आता है अर्कद के जीवन का वो सबसे गुप्त कूटनीतिक दस्तावेज जिसे बेबीलोन के इतिहास में सोने के 5 कड़े नियम कहा गया है। यह वो मैट्रिक्स है जो मिट्टी को भी सोना बना सकती है। तो फिर सोने के उन 5 शाश्वत नियमों का पहला हिस्सा क्या है? एक अमीर बाप अपने बेटे को वसीयत देने से पहले उसे रेगिस्तान में भूखा मरने के लिए क्यों छोड़ देता है? अर्कद ने अपने सगे बेटे को अपनी विशाल वसीयत और साम्राज्य देने से पहले उसे रेगिस्तान में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था, हाथ में सिर्फ एक सोने का थैला और मिट्टी की एक पटिया देकर। सुन त्सू कहते हैं कि जो अपनी विरासत बिना कड़े नियमों के पाता है, वो उसे अपनी मूर्खता में दुगनी तेजी से खो देता है। सोने के नियम किसी इंसान के चेहरे को देखकर नहीं बदलते, वे विज्ञान की तरह निर्दयी और अटल हैं। जॉर्ज एस क्लासन इस 8वें हिस्से में इस मास्टरपीस के उस सबसे केंद्रीय कथानक को खोलते हैं जिसे हम कहते हैं द 5 लॉज ऑफ गोल्ड या स्वर्ण कूटनीति का पहला मैट्रिक्स। अर्कद का बेटा नोमासिर जब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचा जहां उसे पिता की संपत्ति संभालनी थी, तब अर्कद ने उसके सामने एक परीक्षा रखी। उन्होंने नोमासिर को एक बैग सोना दिया और मिट्टी की एक सीक्रेट पट्टी दी जिस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। उन्होंने कहा, 10 साल बाद वापस आना। अगर तुम सफल हुए तो मेरा पूरा साम्राज्य तुम्हारा होगा, अगर असफल हुए तो मेरी एक एक कौड़ी बेबीलोन के पुजारियों को दान कर दी जाएगी। नोमासिर एक दूर दराज के शहर निन्वे पहुंचा। उसने मिट्टी की पट्टी को बिना पढ़े अपने बैग में डाल दिया और सोचा कि उसके पास जो सोने का बैग है वो उसे हमेशा अमीर रखेगा। उसने कुछ चालाक जुआरियों और घोड़ों की रेस लगाने वाले सट्टेबाजों पर भरोसा कर लिया। उन्होंने नोमासिर को झांसा दिया कि एक ऐसा कमजोर दिखने वाला घोड़ा है जो रेस में सबको हरा देगा और उसका पैसा रातों रात 3 गुना हो जाएगा। नोमासिर ने पूरा सोना उस घोड़े पर लगा दिया। घोड़ा रेस हार गया और नोमासिर सड़क पर आ गया। उसके पास खाने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर नहीं बचा था। उस कड़कड़ाती ठंड की रात में जब नोमासिर ने अपनी दांव पर लगी जिंदगी को देखा, तब उसे अपने पिता की दी हुई मिट्टी की पट्टी याद आई। उसने उसे निकाला और आग की मध्यम रोशनी में सोने के पहले 3 नियमों को पढ़ा। सोने का पहला नियम, सोना उस व्यक्ति के पास बहुत खुशी खुशी और बढ़ती हुई मात्रा में आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए पूरी तरह अलग रखता है। सोने का दूसरा नियम, सोना उस समझदार मालिक के लिए पूरी मुस्तैदी और वफादारी से काम करता है जो उसके लिए कोई लाभदायक रोजगार या निवेश ढूंढ लेता है। ऐसा सोना किसी मवेशी की तरह तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। सोने का तीसरा नियम, सोना उस सतर्क और सावधान मालिक के संरक्षण में पूरी मजबूती से चिपका रहता है
जो उसका निवेश केवल उन्हीं लोगों की सलाह पर करता है जो धन के प्रबंधन में खुद माहिर और प्रामाणिक है। नोमासिर की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हट गया। उसने महसूस किया कि उसने सोने के तीसरे नियम का सबसे भयानक उल्लंघन किया था। उसने निवेश की सलाह घोड़ों के सट्टेबाजों से ली थी, न कि धन के सच्चे पारखियों से। उसने रोना बंद किया। उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी ढोने वाले एक साधारण मजदूर की नौकरी पकड़ी। उसने अपनी उस बेहद कम मजदूरी में से भी रोजाना 10% बचाना शुरू किया। फिर उसने उस बचाए हुए पैसे को शहर के सबसे अनुभवी और ईमानदार स्वर्ण व्यापारी के साथ मिलकर एक सुरक्षित शील्ड मेकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। 5 साल के भीतर नोमासिर का वो छोटा सा निवेश एक विशाल रेवेन्यू इंजन में बदल चुका था। जरा सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में सीधे चौथे या 5वें स्टेप पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं? बिना पहले 3 नियमों का कड़ा अनुशासन अपने खून में उतारे, आप बाजार में चाहे जितना बड़ा दाव खेल ले, आपका अंत नोमासिर की पहली हार जैसा ही होगा। आपको नियमों के इस सिक्वेंशियल मैट्रिक्स का सम्मान करना ही होगा। लेकिन सोने के अंतिम 2 नियम इतने क्रूर और वास्तविक है कि अगर उन्हें आज के जमाने के हिसाब से डिकोड कर लिया जाए तो दुनिया की कोई भी पूंजी स्कीम, कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का जाल या फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप आपका 1 रुपया भी नहीं छू सकता। तो फिर सोने के उन आखिरी 2 नियमों का वो कौन सा भयंकर सत्य है जिसे जानते ही आपके आसपास के सारे फाइनेंशियल स्कैमर्स और मीठी बातें करने वाले ठग 1 सेकंड में बेनकाब हो जाते हैं? सोने का चौथा और 5वां नियम साफ साफ कहता है कि जब भी आपके मन में रातों रात अमीर बनने का लालच जागेगा, आपका पैसा किसी चोर की जेब में जाने के लिए तड़पने लगेगा। सुन त्जू का सबसे गहरा रक्षात्मक सिद्धांत कहता है, जो सेना हर तरफ अपनी जीत का भ्रम पाले बैठी है, वो वास्तव में हर तरफ से विनाश के करीब है। जब कोई प्रपोजल तुम्हारी औकात से ज्यादा मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि जाल बिछाया जा चुका है। जॉर्ज एस क्लासन इस 9वें हिस्से में धन के उन 2 सबसे घातक और सुरक्षात्मक नियमों को सामने रखते हैं जो हर बड़े निवेशक का सबसे बड़ा सीक्रेट एंटीवायरस है। इसे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भाषा में कहते हैं द एंटी फ्रॉड डिटैचमेंट मैट्रिक्स या भ्रम के जाल से मुक्ति का नियम। नोमासिर ने जब मजदूरी करके और स्वर्ण व्यापारी की संगति में रहकर अपनी पूंजी को दोबारा खड़ा किया, तब उसने उस मिट्टी की पट्टी पर लिखे अंतिम 2 नियमों का साक्षात्कार किया। सोने का चौथा नियम, सोना उस व्यक्ति के हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है जो उसे किसी ऐसे बिजनेस या निवेश में झोंक देता है जिससे वो खुद अच्छी तरह वाकिफ नहीं है या जिसकी सुरक्षा की गारंटी धन के विशेषज्ञ नहीं देते। सोने का 5वां नियम, सोना उस मालिक को छोड़कर बहुत तेजी से भाग जाता है जो उससे असंभव या जादुई रिटर्न की मांग करता है, या जो किसी शातिर ठग की मीठी बातों में आकर या अपनी खुद की अधूरी और रोमांटिक इच्छाओं के प्रभाव में आकर दाव खेलता है। नोमासिर ने इन दोनों नियमों को अपने जीवन का एंकर बना लिया। जब वो अपने 10 साल पूरे करके वापस बेबीलोन लौटा तो उसने अपने पिता अर्कत के सामने सोने का 1 नहीं बल्कि 3 भारी बैग रख दिए। नोमासिर ने पूरी सभा के सामने कहा, पिताजी, आपने मुझे जो सोने का 1 बैग दिया था उसे मैंने अपनी अज्ञानता और चौथे 5वें नियम के उल्लंघन के कारण पहले ही साल में गवा दिया था। लेकिन आपने मुझे जो मिट्टी की पट्टी पर 5 नियम दिए थे, उनकी बदौलत मैंने निन्वे शहर के सारे ठगों और भ्रम के जालों को भेद दिया। यह पहला बैग आपके सोने का मुआवजा है और बाकी के 2 बैग आपके द्वारा दी गई उस विजडम का ब्याज है जो सोने से करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। जरा ठंडे दिमाग से आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर को देखिए। आज हर दूसरा इन्फ्लुएंसर आपको यह समझा रहा है कि अगर आप किसी रैंडम टोकन में पैसा नहीं लगाएंगे या किसी अनजाने स्टॉक ऑप्शन में अपनी पूरी पूंजी नहीं झोंकेंगे तो आप जीवन की रेस में पीछे छूट जाएंगे। लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई किसी ऐसी स्कीम में लगा देते हैं जिसका बिजनेस मॉडल, जिसका रेवेन्यू सोर्स और जिसकी ऑडिट रिपोर्ट उन्हें खुद पढ़ना नहीं आती। यह सोने के चौथे और 5वें नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाना है। अर्कत कहते हैं कि जब भी कोई आपसे कहे कि यहाँ पैसा लगाओ और बिना कुछ किए हर महीने पैसा डबल पाओ, तो आपका दिमाग तुरंत पैनिक मोड में आ जाना चाहिए। प्रकृति का नियम बहुत साफ है। संपत्ति धीरे धीरे ठोस काम से और मूल्य निर्माण से पैदा होती है। जो पानी की तरह तेजी से ऊपर चढ़ता है वो सुनामी की तरह सब कुछ तबाह करके नीचे भी गिरता है। आपको अपने निवेश के फैसले लेते समय पूरी तरह से इमोशनलेस होना होगा। किसी कलीग की बातों में आकर या किसी सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई को दांव पर मत लगाइए। जब आप इन 5 नियमों को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका खाली पर्स हमेशा के लिए विदा हो जाता है।
लेकिन इस पूरे वेल्थ चक्रव्यूह का अंतिम और सबसे गहरा निचोड़ छिपा है बेबीलोन के एक ऐसे गुलाम की कहानी में जिसने साम्राज्य की पूरी रीत बदल दी थी। क्यों काम करना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अजेय सम्राट का सबसे बड़ा हथियार है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और अंतिम रहस्य किसी तिजोरी या सोने के थैले में नहीं, बल्कि बेबीलोन के एक हारमास के गुलाम की उस कहानी में छिपा है, जिसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि असली गुलामी लोहे की जंजीरों में नहीं, बल्कि आपकी सोच में होती है। जॉर्ज एस क्लासन इस अद्भुत किताब के आखिरी हिस्से में हमें मिलवाते हैं शारू नाडा से, जो कभी बेबीलोन का एक लाचार और बिका हुआ गुलाम था। उसके भाई के कर्जों की वजह से उसे एक पशु की तरह बाजार में खड़ा किया गया था। उसके पैर लोहे की भारी जंजीरों से बंधे थे और उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे। उसके साथ के बाकी गुलाम रो रहे थे, अपनी फूटी किस्मत को कोस रहे थे और राजाओं से दया की भीख मांग रहे थे। लेकिन शारू नाडा ने रोने के बजाय अपनी सोच को एक आजाद सम्राट की तरह बनाए रखा। उसने जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपने मालिक से कहा, मुझे वो काम दो जो कोई और नहीं कर सकता। मैं रोने के लिए नहीं, बल्कि परिणाम देने के लिए पैदा हुआ हूँ। उसने अपनी कड़ी मेहनत, अपनी बेजोड़ वफादारी और अपनी असाधारण उत्पादन क्षमता से अपने मालिक के बिजनेस को 4 गुना बढ़ा दिया। वो जहाँ पैर रखता था, वहाँ की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देता था। उसकी इसी क्रिएटर मानसिकता को देखकर उसके मालिक ने न सिर्फ उसकी जंजीरें काट दी, बल्कि उसे अपना पार्टनर बना लिया। शारू नाडा अपनी सोच के दम पर एक दिन बेबीलोन का सबसे बड़ा और सम्मानित व्यापारी सम्राट बना। दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का यह अंतिम निचोड़ आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। काम कोई ऐसी सजा या अभिशाप नहीं है जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर भागना है। काम तो वो जादुई पारस पत्थर है जो आपके भीतर के बिखराव को समेटकर आपको एक फौलादी अनुशासन देता है। पैसा कभी उस इंसान के पास नहीं टिकता जो हाथ पर हाथ धरे सिर्फ ऐशाराम के सपने देखता है। पैसा हमेशा उस इंसान की परिक्रमा करता है जो बाजार के भीतर, समाज के भीतर अपनी वैल्यू और अपनी उपयोगिता को लगातार बढ़ाता जाता है। जब आप अपने हर 10 रुपए में से 1 रुपए खुद को पे करना शुरू कर देते हैं, अपने खर्चों का गला घोंटते हैं, बाजार के फर्जी ईंट बनाने वालों को लात मारकर दूर कर देते हैं और सोने के 5 नियमों को अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी गरीबी, आपकी लाचारी और आपका खाली पर्स हमेशा शाम के लिए इतिहास बन जाते हैं। आप इस आर्थिक चक्रव्यूह के मोहरे नहीं, बल्कि इसके अखंड सम्राट घोषित हो जाते हैं। दोस्तों, जॉर्ज क्लासन के धनशास्त्र के इन 7 इलाजों और 5 स्वर्ण नियमों में से किस एक नियम ने आज आपकी सोच के परखच्चे उड़ा दिए? क्या आपने भी अनजाने में अपना पैसा कभी किसी ईंट बनाने वाले यानी नौसिखिए की सलाह पर गवाया है? अपनी कहानी और अपना कड़वा मीठा अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरी कम्युनिटी के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी दूसरे भाई को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की खिड़कियां खोली है और आपके भीतर एक नई वेल्थ मैच्योरिटी पैदा की है, तो इस बदलाव के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक इस अनमोल ज्ञान को YouTube के एल्गोरिदम के जरिए भारत के हर उस युवा तक पहुंचाने में मदद करता है जो अपनी किस्मत बदलना चाहता है। और यदि आप भी मानव मनोविज्ञान, कूटनीति, डार्क साइकोलॉजी और सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे ही अनसुने ब्लूप्रिंट्स को हर हफ्ते मास्टर करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। याद रखिए, दिखावे की अमीरी का ढोंग छोड़ो, खुद को सबसे पहले पे करो और अपने पैसे के बच्चों को काम पर लगाकर अपनी दौलत का अभेद्य किला खड़ा करो।